Okay. Hello students, this is the 8th lecture of optics, and in this lecture we will start with question number 17, or you can say new topic, and our topic is रिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल कर्व्ड सरफेस। हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया है। दिस इज लेक्चर नंबर 8 एंड इन दिस लेक्चर वी विल सी रिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल कर्व्ड सरफेस। एक सिंगल कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, लेट्स सी। ओके, सो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल कर्व्ड सरफेस। सिंगल कर्व्ड सरफेस, दिस इज अवर क्वेश्चन। इन दिस लेक्चर वी हैव टू सॉल्व 2 क्वेश्चंस, राइट। हमने ऑलरेडी 7 लेक्चर्स तक कंप्लीट कर लिया, ये 8th लेक्चर है। इसमें हमको 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। वन इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल कर्व्ड सरफेस, और एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे आज, विच इज मैग्नीफाइंग पावर, और यू कैन से मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, राइट। ये 2 क्वेश्चन आज हमको इस लेक्चर में सॉल्व करना है। ये आज इस लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा मैथमेटिक्स भी यहाँ पे आएगा। ओके, तो ऑलरेडी अगर आपने टोटल 7 लेक्चर्स हमारे देख लिए पहले ऑप्टिक्स के, तो तुमको बहुत इजीली ये लेक्चर नंबर 8 समझ में आ जाएगा। अगर लेक्चर नंबर 7 अभी तक नहीं देखा है तो पहले लेक्चर नंबर 7 तक देखो, उसके बाद ये लेक्चर देखना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देख, तो रिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल कर्व्ड सरफेस, ये कैसे हम लोग देखेंगे। जैसे कि नाम में एज द नेम सजेस्ट, सिंगल कर्व्ड सरफेस। सिंगल कर्व्ड सरफेस मींस क्या, एक सिंगल सा कर्व्ड सरफेस हमारे पास होगा। और चलो डायग्राम स्टार्ट करते हैं, और डायग्राम में ऑलमोस्ट आधा ज्यादा कंसेप्ट यहीं पे डायग्राम में क्लियर हो जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद डायग्राम। ओके, डायग्राम। ओके, देखो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम स्लो जाएंगे, ज्यादा फास्ट नहीं जाएंगे, एकदम स्लो करेंगे तो कैसे एकदम प्रॉपर्ली हमको समझ में आ जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद डायग्राम। वी हैव टू कंसीडर अ सिंगल कर्व्ड सरफेस, राइट। एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि नाम में ऑलरेडी दिया है, सिंगल कर्व्ड सरफेस। आपको एक सिंगल कर्व्ड सरफेस अज्यूम करना पड़ेगा, राइट, ऐसा कुछ। दिस इज अ सिंगल कर्व्ड सरफेस, राइट, सिंगल कर्व्ड सरफेस। अगर मैं यहाँ पे एक और सरफेस, सिंगल कर्व्ड सरफेस, एक और कर्व्ड सरफेस लेके आऊं तो वो लेंस बन जाएगा, ऐसा। तो ये जो सरफेस है, राइट, ये कर्व्ड सरफेस जो मैंने बनाया है, इसके राइट साइड में एक अलग मीडियम है, राइट, और इसके लेफ्ट साइड में एक अलग मीडियम है। चलो देख, थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। ओके, तो मैं यहां पे प्रॉपर डायग्राम एकदम बनाता हूं। दिस इज वन मीडियम, कंसीडर दिस मीडियम एज ग्लास। हम ये मीडियम को ग्लास जैसा मीडियम कंसीडर करेंगे, राइट। सो फॉर आवर कन्वीनियंस, ये जो मीडियम हमारे लिए है, दिस इज ग्लास, राइट, ये ग्लास है हमारे लिए। ओके, मैंने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 7 तक बताया है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, राइट। मैंने ऑलरेडी बता दिया ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। वैसे नंबर में हमको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, विच इज 1.5, राइट। अभी तो हम नंबर में नहीं लिखेंगे, जस्ट वी विल रिप्रेजेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एज म्यू जी, राइट। ये यू नहीं है, ये यू नहीं है, राइट, दिस इज म्यू जी। म्यू जी मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, विच इज ईटा जी, राइट, ईटा जी। ये सिंबल्स हैं, राइट। अब बोले सर इसको कभी ईटा बोल रहे हैं, कभी इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे हैं। एक्चुअल में क्या है, ध्यान से सुनो, ये सिंबल को हम बोलते हैं ईटा, राइट, लेकिन फिजिक्स में इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, सेम। ओके, आगे देखते हैं। ये सिंबल का नाम है म्यू, दिस इज कॉल्ड एज म्यू, और ये सिंबल का हमारे फिजिक्स में मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। क्लियर? ओके, तो ये दोनों सेम ही चीजें। कुछ टेक्स्ट बुक में म्यू जी लिखा रहता है, कुछ टेक्स्ट बुक में ईटा जी लिखा रहता है, राइट। जब तुम लोग जब हमारा समझो ये 11 12 साइंस खत्म हो जाएगा, जब हम MST CT नीट JEE करेंगे, तो वहां पे हमको रेफरेंस बुक पढ़ना पड़ेगा। रेफरेंस बुक में क्या होता है, जो भी साइंटिस्ट वगैरह जो भी रहता है, जो भी ऑथर होता है, वो कभी कभी म्यू जी लिखता है और कभी कभी ईटा जी लिखता है। तो वो टाइम पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ईटा जी क्या है। ईटा जी तो हमने आज तक कभी देखा नहीं। ईटा जी इज नथिंग बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। दोनों सेम चीज ही रहता है, राइट। ओके, चलो, सो ये हमने एक मीडियम कंसीडर कर लिया। लेट्स कंसीडर वन अनदर मीडियम which is outside this curved surface. Let's consider that medium as air. वो मीडियम को हम कंसिडर करते हैं एयर, राइट। फर्स्ट मीडियम इज एयर। हमारे लिए जो मीडियम है एयर जो मैंने लिखा है, दिस इज आवर फर्स्ट मीडियम, ये हमारे लिए फर्स्ट मीडियम होगा, राइट। हाँ,
ये जो मीडियम है ग्लास, दिस इज सेकंड मीडियम है हमारे लिए, सेकंड मीडियम। अब बोलेंगे सर कैसे मालूम पड़ता है विच इज फर्स्ट मीडियम एंड विच इज सेकंड मीडियम? बहुत इजी है, जहां से लाइट आ रहा है दैट इज फर्स्ट मीडियम, जहां पर लाइट जा रहा है दैट इज सेकंड मीडियम, राइट। अब देखो कैसे होता है सबको एकदम डिटेल में बताता हूं। ओके, सो एयर मैंने यहाँ पे मीडियम लिया है, एक और मीडियम हमारे पास वहां पर ग्लास है। वी ऑलरेडी नो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ऐसा भी लिखा जा सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट। सेकंड तरीका भी जैसे मैंने वहां पे लिखा है ईटा के साथ, राइट। ईटा ए मींस क्या होता है? दिस इज आल्सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो इतना समझ लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दो रिप्रेजेंटेशन है, म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, ईटा से भी डिनोट कर सकते हैं, राइट। चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, बट एयर का एग्जैक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमको आंसर पता है। वी ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, हमको ऑलरेडी पता है। जैसे ग्लास का था ना हमारे पास, ग्लास का मैंने बताया था, ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.5 होता है, लेकिन अलग अलग टाइप का ग्लास होता है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग रहता है। लेकिन एयर थोड़ी अलग अलग टाइप का होता है, एयर तो एक ही टाइप का रहेगा, राइट। फॉर एयर द एग्जैक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1, ये हमको ऑलरेडी मालूम। बट ग्लास में अलग अलग टाइप का ग्लास आता है, फ्लिंट ग्लास आता है, राइट, क्राउन ग्लास आता है, डायमंड भी आता है, डायमंड भी एक टाइप का ग्लास है, राइट। तो अलग अलग ग्लास के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, बट इन जनरल फॉर ग्लास द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, ये याद रखो। वैसे मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे क्योंकि अलग अलग वैल्यू पॉसिबल है। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। देखो अभी तक मैंने क्या बताया, वी हैव कंसीडर्ड टू मीडियम, फर्स्ट इज एयर एंड सेकेंड इज ग्लास, राइट। हमने दो मीडियम कंसिडर किया है, पहला मीडियम है एयर और सेकेंड मीडियम है ग्लास। ओके, वी ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विच इज 1 एंड वी ऑलरेडी नो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर जनरल ग्लास, राइट। इन जनरल कोई ग्लास ले लो, फॉर दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। ओके, तो मैंने अभी तक दो मीडियम बताया है, एयर और ग्लास, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू मैंने नहीं लिखा है, रीजन है हमारे पास क्योंकि अलग अलग टाइप के ग्लास के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब देखते हैं आगे। हाँ, करना क्या है, सुनो, रिफ्रैक्शन करना है। क्या करना है? रिफ्रैक्शन। अगर अभी तक आपने टोटल हमारे 7 लेक्चर्स देखे हैं, ये जो सीरीज हमारा ऑप्टिक्स का सीरीज चल रहा है, इसमें ये 8th लेक्चर है, राइट। अगर हमने अभी तुमने समझो 7 लेक्चर्स तक देख लिया है तो तुमको वहां पर एकदम क्लियर समझ में आ गया है कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है ऑलरेडी समझ में आ गया, राइट। रिफ्रैक्शन इज नथिंग बट द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन कुछ ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं, बहुत सिंपल सा चीज है। एक ऐसा कंसेप्ट, एक ऐसा लाइट का फिनोमिनन जिसमें लाइट अपना डायरेक्शन चेंज करता है, राइट। अच्छा, लाइट अपना डायरेक्शन चेंज करता है, कब करता है वो सुनो, जब लाइट मूव करता है फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर ऑप्टिकल मीडियम। मींस जब दो मीडियम इन्वॉल्व है और लाइट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, राइट। क्या हो रहा है यहां पर? रिफ्रैक्शन। ओके, तो देखते चलो रिफ्रैक्शन क्या होता है। ओके, तो यहां पर समझो हमको डायग्राम वगैरह बनाना है, तो देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि एक एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं, राइट। एक एक्सिस मैं यहां पे कंसिडर कर रहा हूं, ये ग्रीन कलर का लाइन दिख रहा है आपको, ये ग्रीन कलर का जो लाइन है ये हमारे लिए एक्सिस है, राइट। एक रेफरेंस एक्सिस लेना पड़ता है, बिना उसके हम कोई भी ऑप्टिकल ज्योमेट्री नहीं बना सकते, राइट। तो एक रेफरेंस एक्सिस लिया मैंने ग्रीन कलर से, आपको जो दिख रहा है। ओके, तो अब क्या करते हैं, देखो पहली बात तो डायग्राम बना रहे, रे डायग्राम। रे डायग्राम में बहुत कुछ होता है, राइट। जैसे कि ऑब्जेक्ट होता है, इमेज बनता है, राइट, बहुत कुछ होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स कंसीडर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। क्या कर रहे हैं हम? कंसीडर पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके, सो वेयर इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये हमको बताना पड़ेगा। सो लेट्स कंसीडर, देखते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां पर। ओके, तो एक काम करते हैं, कंसीडर दिस एज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो ब्लैक कलर का आपको डॉट दिख रहा है बोर्ड पे, राइट, दिस इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब बोलेंगे सर अभी तक तो आप ऑब्जेक्ट ऐसा एरो करके इतना बड़ा ऑब्जेक्ट बनाते थे, तो याद देखो मैं यहां पर एक वर्ड भी तो यूज कर रहा हूं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। मतलब दिख रहा है, देखो पॉइंट है, मींस ऑब्जेक्ट जो हमारे लिए ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, राइट, ये हमारे लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ओके, द पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय ओ, राइट। ये जो ओ है, दिस ओ रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ओ हमारे लिए क्या है? ओ ऑब्जेक्ट नहीं है, ओ ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, पहले ये समझो, राइट। क्या है? ऑब्जेक्ट अलग चीज है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एक अलग चीज है। तो ऑब्जेक्ट को जहां पर हमने रखा है दैट इज द पोजीशन ऑफ, उसको बोलते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो हमारे लिए हमने किससे रिप्रेजेंट करके लिया है? ओ, राइट। दिस इज नॉट जीरो, ये जीरो नहीं है, राइट, ये ओ है। ओ क्या है? ओ इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, लेट्स प्रोसीड, आगे देखते हैं। तो ये
अगर ओ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हम डिनोट करते हैं पी से, राइट। दिस, चलो एक काम करें, पी से नहीं करते क्योंकि पी मुझे यहां पर पोल लेना है, राइट, पोल, ऑप्टिक सेंटर ये सब लेना पड़ता है, तो पी नहीं, कुछ और अल्फाबेट ले लेते हैं। एज्यूम कर लो कि जो पॉइंट ऑब्जेक्ट, अगर तुमको एज्यूम करना है तो करो, या तो इतना कुछ फर्क पड़ता भी नहीं है वैसे, क्योंकि एक अल्फाबेट ठीक हो जाता है, लेकिन ओ समझ लो क्या है, ओ एक ऐसा पोजीशन है जहां पर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है। हमारा ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देता है, इट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, वो पॉइंट जैसा दिखाई देता है। क्लियर, बोर्ड पे एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं अभी। तो हमने ऑब्जेक्ट का पोजीशन लोकेट कर लिया है। ओके, अब चलो हम एक और पॉइंट एज्यूम करते हैं। लेट्स कंसीडर दिस पॉइंट एज पी, राइट। पी क्या है समझ में आ गया होगा। मैंने सिंगल कर्व्ड सरफेस लिया, देखो यहां पे लिखा हुआ है सिंगल कर्व्ड सरफेस, दैट मींस ऑलमोस्ट ये मिरर जैसा काम करने वाला है। मिरर में मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, मिरर में पोल होता है कि ऑप्टिक सेंटर होता है, बोलो, पोल होता है ना, मिरर में तो पोल होता है, और लेंस में क्या होता है, ऑप्टिक सेंटर, राइट। आगे बढ़ते हैं, चलो। सो ओ इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, P is the pole, बोलने का आंसर बोलना पड़ेगा, राइट। O is the position of object and P is the pole। ओके, करना क्या है पहले सुनो। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हमने लोकेट करके रख लिया है। ओके, मैंने ऑलरेडी अभी तक जो लेक्चर नंबर 7 हो चुका है, यहां तक मैंने पढ़ाया है कि कभी भी एक ऑब्जेक्ट से कितना रे ऑफ लाइट निकलता है, बताओ, 3 निकलता है, राइट। 3 रे ऑफ लाइट एमर्जेस फ्रॉम ऑब्जेक्ट, बट हमारा काम कितने रे ऑफ लाइट से हो जाता है, सिर्फ 2 रे ऑफ लाइट से हमारे ऑब्जेक्ट का काम हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट याद रखो, फॉर अ टाइम बिंग या फिर फॉर इंफॉर्मेशन के लिए याद रखो कि हमेशा एक ऑब्जेक्ट से, चाहे वो पॉइंट ऑब्जेक्ट रहने दो, चाहे वो कैसा भी ऑब्जेक्ट रहने दो, 3 रे ऑफ लाइट एमर्जेस फ्रॉम पॉइंट ऑब्जेक्ट। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से 3 रे ऑफ लाइट निकलता है, 3 लाइट का रे निकलता है, लेकिन तीनों बनाने की जरूरत नहीं, 2 रे ऑफ लाइट बना दिए काफी है, उतने से हमारा काम हो जाता है, राइट। चलो, तो हम लोग बताओ ये ऑब्जेक्ट से मैं कितना रे ऑफ लाइट निकालूं, 2 से हमारा काम हो जाएगा, तो 2 रे ऑफ लाइट निकालते हैं। ओके ओके, लेट्स कंसीडर 2 रे ऑफ लाइट, 2 रे ऑफ लाइट कंसीडर करते हैं। ओके, देखो ऑलरेडी मैंने तुमको बहुत सारी चीजें पढ़ा भी दिया है, रूल्स हमको ऑलरेडी पता है, राइट। ये ऑब्जेक्ट से जो पहला रे ऑफ लाइट निकलेगा वो देखो कैसे जाता है, राइट। जो रेड कलर से मैं बना रहा हूं दैट इज द रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट का मतलब क्या है, लाइट का डायरेक्शन, राइट। जो डायरेक्शन में लाइट आगे जा रहा है उसको बोलते हैं हम रे ऑफ लाइट। चलो, तो लेट्स कंसीडर अ रे ऑफ लाइट emerging from object situated at point O। मतलब मैंने क्या बोला अभी तक, मैंने सिंपल ये बताया कि पॉइंट O पे जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है, उस ऑब्जेक्ट से 2 रे ऑफ लाइट निकलने वाला है, राइट। पहला रे ऑफ लाइट देख रहे हो रेड कलर का है, राइट। डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी, चलो डायरेक्शन बताते हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ये जो मैंने लाइट का जो एरो मैंने किया, एरो बताना बहुत जरूरी, राइट। तो ये जो एरो है, ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका रे ऑफ लाइट ऐसा जा रहा है, राइट है। ओके, चलो मैंने एक और चीज सिखाया है, जहां भी आपका रे ऑफ लाइट, अच्छा एक बात बताओ, ये कौन सा रे ऑफ लाइट है, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, ये रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट है, कि ये एमर्जेंट रे है, बोलो क्या है ये तीनों में से, ये इंसिडेंट रे है, राइट। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे किसको बोला जाता है, बहुत सिंपल है, जो रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। सिंपल, याद होना चाहिए, एकदम डिटेल में पढ़ रहा है, भगाना तो अभी तक खत्म कर दिया रहता था मैं, इतना बड़ा इतना इजी टॉपिक है। ओके, तो एकदम स्लोली जाएंगे, एक एक पॉइंट को एकदम ध्यान से समझेंगे, राइट। दिस इज इंसिडेंट रे, जो मैंने रेड कलर से बनाया वो क्या है हमारे लिए, इंसिडेंट रे। चलो एक पॉइंट याद करो, मैंने ऑलरेडी एक चीज सिखाया है, जहां भी रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करता है, जहां भी रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगा, जो भी पॉइंट पे आपका रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगा, वो पॉइंट पे क्या बनता है, नॉर्मल। याद है ना सबको, जहां भी आपका ये जो रेड कलर का रे ऑफ लाइट है स्ट्राइक करेगा कोई भी सरफेस पे, तो इस पॉइंट पे आपको बनाना पड़ेगा नॉर्मल, राइट राइट। व्हेनेवर अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स टू एनी पॉइंट या फिर एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, देयर यू हैव टू मेक नॉर्मल, राइट। वहां पे आपको नॉर्मल बनाना है। अच्छा, नॉर्मल के बारे में कुछ चीजें बता दूं। नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल किसको परपेंडिकुलर होता है, सरफेस को परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल। ओके, चलो देखते हैं कैसे। चलो, इतना इजी डायग्राम नहीं है, पहले समझ लो, एकदम डीप में बताओ, इतना इजी साइंस में नहीं होता है। ओके, चलो कुछ क्वेश्चंस का आंसर दो मुझे, तो मैं तुमको यहाँ पे चीजें, अगर मैं डायरेक्ट बना दूं कुछ भी तुमको समझ में नहीं आएगा। एक दो क्वेश्चन का तुमको आंसर देना पड़ेगा, अगर राइट आंसर दिया तो ही तुमको ये पॉइंट आगे वाला समझ में आएगा। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं। ओके, चलो एक समझो, ये एक मैं सिंपल सा प्लेन सरफेस ऐसा कंसीडर, देखो ब्लैक कलर का लाइन आपको बोर्ड पे दिखता होगा, राइट। अच्छा, मैं बोल रहा हूं कि समझो एक रे ऑफ लाइट, समझो एक रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से यहां से आया, ऐसा ये दिख रहा है, एरो दिख रहा है सबको,
ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है रे ऑफ लाइट को। ये रे ऑफ लाइट ये पॉइंट पे स्ट्राइक करता है, दिख रहा है एकदम क्लियर। अब ये ऊपर वाला डायग्राम थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये डायग्राम पे ध्यान दो। जब भी रे ऑफ लाइट कोई भी पॉइंट पे स्ट्राइक करता है क्या बनता है वहां पर? नॉर्मल। नॉर्मल का एक स्पेशलिटी है, नॉर्मल हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। कैसे होता है? परपेंडिकुलर। ओके चलो देखते कैसा है। देखो अगर मैं ये पॉइंट पे नॉर्मल बनाऊं तो नॉर्मल कैसे होगा, सुनो। दिस इज द नॉर्मल, ये दिख रहा है, ये हमारे लिए नॉर्मल है। एंड नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हमेशा नॉर्मल सरफेस को कैसे होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, देखो दिख रहा है क्लियर नॉर्मल क्या है। ये आंसर कोई भी दे देगा, कोई भी स्टूडेंट को अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलूं कि नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो वो कोई भी आंसर दे देगा। एक छोटे बच्चे को ही बता दूं कि नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है सरफेस को, तो भी बोल देगा कि सर हाँ ऐसा नॉर्मल बनेगा। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं ये साइड से क्वेश्चन, उसका आंसर मुझे दो, ध्यान दो। अगर समझो हमारे पास एक ऑलमोस्ट स्पीयर टाइप का सरफेस है। कैसा सरफेस है? स्पीयर टाइप का, ऑलमोस्ट स्पीयर, राइट? सर्कल नहीं। बोर्ड पे सर्कल, बोर्ड पे थोड़ी मैं स्पीयर बना सकता हूं, समझा? बोर्ड पे तो स्पीयर सर्कल जैसा दिखाई देगा। अच्छा अगर मैं पूछूं मुझे, देखो जैसे कि तुमने ये पॉइंट पे मुझे नॉर्मल बना के दिखाया, राइट? अब मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दो। मुझे समझो ये हमारा स्पीयर है एंड C इज द सेंटर ऑफ द स्पीयर। C क्या है हमारे लिए? सेंटर ऑफ द स्पीयर। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आना ही चाहिए, तो ये पॉइंट समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आने वाला है। ओके सो वी हैव कंसीडर्ड अ स्पीयर। हमने स्पीयर कंसीडर किया है। स्पीयर का जो सेंटर है वो क्या है? C, राइट? द सेंटर ऑफ द स्पीयर इज C। अच्छा अब क्वेश्चन का आंसर दो मुझे। अगर मैं बोलूं कि मुझे ये पॉइंट दिख रहा है, जो पॉइंट मैंने अभी बोर्ड पे बनाया है डॉट करके, दिख रहा है पॉइंट जो मैंने यहां बनाया, अगर मैं पूछूं कि मुझे इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाकर चाहिए, राइट? अगर मुझे इस पॉइंट पे क्या बनाना है? नॉर्मल, तो बताओ नॉर्मल कैसे आएगा और नॉर्मल कहां से पास होगा? एक पॉइंट समझ लो, एक ध्यान तो बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। समझो ये पॉइंट का नाम है R। इफ आई हैव टू मेक अ नॉर्मल फ्रॉम पॉइंट R, अगर मुझे पॉइंट R से नॉर्मल बनाना है, राइट? बात समझ में आ रही है? तो बताओ नॉर्मल के बारे में तुम क्या बोल सकते हो? नॉर्मल कहां से पास होगा, बोलो, बता सकते हो आंसर? अरे बहुत सिंपल पॉइंट है। जैसे मैंने ये पॉइंट, समझो ये केस में हमारा पॉइंट था R, राइट? तो R पे मैंने नॉर्मल बनाया। अब मुझे बताओ ये पॉइंट R अब यहां पे आ गया ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल ग्लास, राइट? अब मुझे ये पॉइंट पे R नॉर्मल बनाना है, तो बताओ नॉर्मल के बारे में क्या बोल सकते हो? नॉर्मल कहां से जाएगा, बताओ? नॉर्मल क्या टैंजेंट होगा? क्या नॉर्मल टैंजेंट होगा? ध्यान दो। चलो एक क्वेश्चन जो वेदांत बोल रहा है कि सर जो नॉर्मल है वो टैंजेंट होगा। ध्यान दो, अगर नॉर्मल टैंजेंट होगा तो मेरे पॉइंट का जो मैंने पहले बताया था कि नॉर्मल तो सरफेस को परपेंडिकुलर होता है। हमारा जरा सरफेस देखो, ये हुआ ना सरफेस, देखो सरफेस ऐसा है, क्या ये नॉर्मल इस सरफेस को परपेंडिकुलर है? नहीं, ये आंसर गलत, ये ऐसा पॉसिबल नहीं। कुछ और आंसर दो, बताओ नॉर्मल कहां से जाएगा? हाँ करेक्ट। क्या नॉर्मल अलोंग द रेडियस हो सकता है? क्या नॉर्मल अलोंग द रेडियस हो सकता है? बिल्कुल वैसे ही होने वाला, राइट? ओके तो आंसर करेक्ट आ गया हमारे पास कि जो नॉर्मल है वो अलोंग द रेडियस होने वाला। अब बोले सर कैसे, हमको नहीं समझ में आया कैसे होता है नॉर्मल अलोंग द रेडियस। चलो बताता हूं, ध्यान दो। सो वी हैव टू मेक नॉर्मल एट पॉइंट R ना। R हमारे लिए एक पॉइंट था जहां पर हमको क्या बनाना था? नॉर्मल। तुम्हें जो तुम्हारा आंसर है, देखो आंसर मैं बता के तुमको नॉर्मल बना के दिखाता हूं। ये होगा तुम्हारा नॉर्मल, राइट? ऐसा नॉर्मल, ये नॉर्मल है। देख लो क्या ये नॉर्मल तुम्हारे सरफेस को परपेंडिकुलर है? अब बोलेंगे सर सरफेस तो गोल है, लेकिन ध्यान दो मैं पॉइंट की बात कर रहा हूं, राइट? वो पॉइंट सर्कल का एक छोटा सा पार्ट ये निकाल लो, एकदम छोटा सा पार्ट, और अगर इसको जूम करेंगे ना, ये पार्ट को अगर जूम करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा हमको, राइट? ऑलमोस्ट एकदम स्ट्रेट लाइन जैसा दिखाई देता है ना, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? तो पॉइंट समझ में आ गया तुमको कि अगर तुमको नॉर्मल बनाना है, इफ यू हैव टू मेक नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन अ स्फेरिकल सरफेस या फिर कर्व्ड सरफेस, राइट? तो वो नॉर्मल कहां से पास होता है? सेंटर। अलोंग द रेडियस तो ठीक है, कहां से पास होता है? सेंटर। अच्छा अब मैं कोई क्वेश्चन का बात बता, एक क्वेश्चन का आंसर दो। ये कौन सा सरफेस है? ये स्फेरिकल सरफेस है? अरे ये स्फेरिकल सरफेस ही है, सिर्फ इतना सा पार्ट देखो ना, दिखाई दे रहा है? ये इतना सा पार्ट, ये दिख रहा है जो ब्लैक कलर का इतना सा पार्ट, इतना ही पार्ट तो मैंने यहां पे लिया है,
बस, और ये बाकी पार्ट मैंने नहीं लिया है, राइट ना? ओके, तो अब पॉइंट ऐसा आता है कि सर यहां पे अगर नॉर्मल बनाए, देखो नॉर्मल के बारे में एक चीज अब नोट करके रख लो, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये हमको मालूम है, ये हमको मालूम है। नया चीज यहां पे क्या सीखा, फॉर अ स्पेरिकल सरफेस या फिर फॉर अ कर्व्ड सरफेस, कौन सा सरफेस, कर्व, फॉर अ कर्व्ड सरफेस नॉर्मल पासेस थ्रू सेंटर, कहां से पास होता है, प्लेन सरफेस के लिए नॉर्मल सेंटर से पास होता है क्या? पहली बात, प्लेन सरफेस का सेंटर ही नहीं होता है, कैसे होगा सेंटर, सोचो ना, ये प्लेन सरफेस का कोई सेंटर होता है क्या? नहीं होता है, बट कर्व्ड सरफेस का तो सेंटर होता है, राइट? और ये कर्व्ड सरफेस हमारे लिए एक टाइप का मिरर है ना। बताओ मिरर का सेंटर क्या होता है? स्पेरिकल मिरर पढ़ा होगा ना 10th में, स्पेरिकल मिरर का सेंटर को क्या बोलते हैं हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट है ना, यही तो है। तो एक पॉइंट क्लियर समझ में आ गया है कि अगर कर्व्ड सरफेस है और वो कर्व्ड सरफेस कोई मिरर है, तो उस टाइम पे आपका जो नॉर्मल होगा, दैट नॉर्मल विल पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझा क्या बात बताया मैं? अगर मैं तुमको डायरेक्ट बोलता कि चलो यहां हम लोग एक नॉर्मल बनाते हैं और वो नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, तो बोलेंगे सर कैसे आया ये सेंटर ऑफ, अब समझ में आया? तुमको एक मैंने प्रूफ करके दिखा दिया डायरेक्ट कि कोई भी कर्व्ड सरफेस या फिर कोई भी कर्व्ड मिरर ले लो, अगर उस पे तुमको नॉर्मल बनाना है तो वो नॉर्मल कहां से पास होता है? सरफेस के लिए सेंटर से, और अगर वही कर्व्ड मिरर या फिर स्पेरिकल मिरर होगा तो कहां से पास होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। पॉइंट समझ में आया? ओके, चलो अब यहां पे हम लोग क्या बनाने वाले हैं? नॉर्मल। और हमको पहले से पता है कि नॉर्मल कहां से पास होगा? नॉर्मल विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट? यही पॉइंट मुझे तुमको समझाना था। ये पॉइंट एमसीक्यू में बहुत बार आ चुका है, सीईटी के क्वेश्चन में बहुत बार आ चुका है कि फॉर अ कर्व्ड सरफेस द नॉर्मल पासेस थ्रू डैश। बोलो आंसर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सीईटी में आ चुका है, एमएसटी सीईटी में ये क्वेश्चन, और बहुत लोग को समझ में नहीं आता, जबकि बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलो, तो हम क्या कर रहे थे वैसे? यस, हमको ये पॉइंट पे क्या बनाना है? नॉर्मल। ओके, लेट्स कंसीडर दिस पॉइंट एज डी। ये जो पॉइंट है ना मैंने यहां पे बनाया, लेट्स कंसीडर दिस पॉइंट एज डी। ये पॉइंट को हम क्या एज्यूम करते हैं? डी, राइट? दिस पॉइंट इज डी। ओके, अच्छा, याद है ना काम क्या है? बोलो क्या बनाना है? नॉर्मल। कहां से पास होगा? बोलो सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चलो, सो लेट्स ड्रॉ अ नॉर्मल which must be perpendicular to the surface and it must pass through कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दो। सपोज दिस इज द नॉर्मल, राइट? ये जो मैंने बनाया है दिस इज नॉर्मल, ये हमारे लिए क्या है? दिस इज नॉर्मल। चलो, ये जो मैंने बनाया है दिस इज नॉर्मल, इसको हम नॉर्मल एज्यूम करते हैं, राइट? दिस इज नॉर्मल। ओके, डॉटेड लाइन दिख रहा है सबको, राइट? दिस इज नॉर्मल। अच्छा, मुझे बताओ सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां है? क्या ये वाला पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर है? नहीं, ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं। क्या ये वाला पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर है? हाँ, यही पॉइंट सेंटर ऑफ, अरे याद है ना, अभी तो बनाया था मैंने। ये खुद सोचो ना, ये कर्व्ड सरफेस मींस ऐसा रहेगा ना कर्व, राइट? पे तो उसका सेंटर अंदर आएगा ना, क्या बाहर आएगा? अंदर तो आता है। ओके, सो दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। पॉइंट समझो जरा, हर एक चीज को एकदम डीप में बताऊंगा। ऐसी याद, साइंस में पहली बात याद वाद रखना कुछ नहीं होता, बाय हार्ट नहीं कर सकते साइंस में। तुमको समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, समझा? ओके, तो अभी तक हमने बताओ क्या क्या बनाया। वी हैव मेड इंसिडेंट रे, राइट? बताओ नाम बताओ इंसिडेंट रे का। ओडी, राइट ना? हाँ, ओडी इज आवर इंसिडेंट रे। ओके, चलो नॉर्मल को भी कुछ नाम देते हैं। ओडी हो गया, सी हो गया, तो समझो कुछ नाम दे दिया, एल नाम दे दिया, समझो एल, राइट? LC is normal, right? LC is normal and this capital C, बोलो क्या है? This capital C is center of curvature, exactly right. Okay, आगे बढ़ते हैं फटाफट धीरे धीरे। अच्छा, एक बात बताओ, लाइट रे कहां से कहां मूव हो रहा है? एयर से ग्लास। अरे देखो ना, बहुत इजी है। देखो, ये रे ऑफ लाइट कहां से आ रहा है? इट इज कमिंग फ्रॉम एयर एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स ग्लास, ग्लास की तरफ जा रहा है ना। तो मींस लाइट, एक बात बताओ, लाइट कौन से मीडियम से कहां पे आ रहा है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं लाइट इज मूविंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम? चलेगा? सिंपल क्वेश्चन, ये सिंपल सा आंसर है। लाइट इज मूविंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर। ग्लास ज्यादा डेंस होता है और एयर रेयरर होता है उससे कंपेयर। रेयरर डेंसर मींस क्या है? डेंसिटी का फर्क है। डेंसर मीडियम का डेंसिटी ज्यादा होता है, रेयरर मीडियम का डेंसिटी कम होता है, सिंपल। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो
हाँ एक बात बताओ, व्हेन अ रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ध्यान से सुनना पॉइंट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, द रे ऑफ लाइट बेंड्स कहां, रेयर से डेंसर में आ रहे हैं। जब भी लाइट, हाँ करेक्ट, जब भी ऑफ लाइट मूव होगा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो जो आपका रे ऑफ लाइट है वो बेंड होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। पढ़ा है ना ये चीज हमने ऑलरेडी 10th में पढ़ाया और अभी भी ऑप्टिक्स में मैंने पढ़ाया, माइंड में फिट करके रख लो एक पॉइंट, ध्यान से सुनो। व्हेन अ रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, द रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब बोलेंगे सर कैसे मालूम पड़ेगा कि लाइट कहां बेंड होगा? बहुत इजी, जरा ध्यान दो। ये जो आपको ओडी दिख रहा है, ये जो ओडी है, ये ओडी जो लाइन, ये जो रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट ओरिजिनल डायरेक्शन है ना, इसका ओरिजिनल डायरेक्शन देखो इसमें दिखाई दे रहा है आपको। अगर मैं ये लाइट का ओरिजिनल डायरेक्शन को आगे एक्सटेंड करूं तो ये जो दिख रहा है, जो अब जो मैं बना रहा हूं डॉटेड लाइन, सबको दिखाई दे रहा है डॉटेड लाइन? ये डॉटेड लाइन बोलो क्या बताता है? दिस एक्सटेंडेड डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट्स ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ लाइट। ये जो है ना, ये ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ लाइट था, लेकिन क्या ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट, मतलब लाइट क्या ऐसा ही जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि बीच में कौन आ गया है? ग्लास। बीच में क्योंकि ग्लास आ गया है और लाइट अब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है। तो देखो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं, क्योंकि लाइट को जाना था ऐसा, दिख रहा है स्केल, लाइट को ऐसा स्ट्रेट जाना था, राइट, लेकिन लाइट अब स्ट्रेट नहीं जा पाएगा। क्यों? रीजन है बीच में क्या आ गया? ग्लास। अरे ये डायरेक्शन तो तब होता ना जब ये ग्लास नहीं होता, राइट ना। ये देखो जो मैंने डॉटेड लाइन एक्सटेंड किया, ये डॉटेड लाइन तो नॉर्मल है, एलसी नॉर्मल है, वो छोड़ दो, मैं बात कर रहा हूं इसका ओडी की बात कर रहा हूं। ये ओडी तो आपका ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट था, राइट ना। ये डायरेक्शन यहां तक तो ठीक है, इसके आगे ये डायरेक्शन तब होता जब ग्लास नहीं होता, लेकिन ग्लास है तो आपका जो रे ऑफ लाइट है जो यहां तक आया ठीक था, आगे इसको ऐसा जाना था, लेकिन बीच में ग्लास आ गया है। बोलो कहां बेंड होगा? नॉर्मल के साइड बेंड होगा कि नॉर्मल से दूर बेंड होने वाला है? नॉर्मल के साइड, मींस टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऐसा पढ़ा है हमने 10th में, राइट। व्हेन अ रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, द रे ऑफ, ये जो रे ऑफ लाइट बेंड्स, कहां बेंड होता है? टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट। तो रे ऑफ लाइट ऐसा कुछ बेंड होगा, राइट। तो जो आपका रे ऑफ लाइट है, वो रे ऑफ लाइट बेंड कहां पे होने वाला है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। मींस ये डायरेक्शन रहेगा क्या? बताओ, ये डायरेक्शन रहेगा? नहीं, ये तो ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट था जब ग्लास नहीं होता तो, राइट ना। लेकिन ग्लास है, ग्लास के वजह से जो आपका रे ऑफ लाइट पहले ऐसा आ रहा था, राइट, जो पहले ऐसा आ रहा था यहां से, अब ये ऐसा जाएगा और पॉइंट डी तक कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। देख रहे पॉइंट डी, सबको दिखाई दे रहा है पॉइंट डी तक रे ऑफ लाइट पे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पॉइंट डी के बाद उसको अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा और वो अब स्ट्रेट आगे नहीं जा सकता है, उसको बेंड होना पड़ेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। और नॉर्मल यहां पे है ना, अरे देखो ना, ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल के साइड रे ऑफ लाइट बेंड होने वाला है, करेक्ट है, देखो चेक कर लो, राइट है, एकदम सिंपल। ओके चलो, तो अभी तक मैंने क्या क्या बनाया एक बार हम रिकैप करते हैं फटाफट, ध्यान दो। अभी तक हमारे पास ऐसा हुआ है, ओडी बोलो क्या है? व्हाट इज ओडी? इंसिडेंट रेन। व्हाट इज एलसी? नॉर्मल। व्हाट इज कैपिटल सी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, इतना समझ में आया? एक और चीज का नाम देता हूं, एक और चीज बताता हूं और फिर उसका आंसर बताओ मेरे को। ओ सी, और यहां पर कुछ एक और पॉइंट ले लो, पी तो ले लिया, कोई और ले लो, ए ले लो, तुम्हारी मर्जी, ए आया नहीं अभी तक। अच्छा, एक और क्वेश्चन का आंसर दो। व्हाट इज डी ए? रिफ्रैक्टेड रे, राइट है ना। मीडियम चेंज होने के बाद जो रे है वो, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। डी ए हमारे लिए रिफ्रैक्टेड रे। इतना सबको समझ में आ रहा है? ओके चलो, अब एक बात बताओ, मैंने थोड़ी देर पहले जस्ट आपको बताया था कि एक ऑब्जेक्ट से कितना रे ऑफ लाइट निकलता है? 3, लेकिन 2 से हमारा काम हो जाता है। तो मैंने बताओ अभी तक कितना रे ऑफ लाइट बनाया? 2। एक बनाया ना। अबले सर ये तो 2 दिखाई दे रहा है। अरे वो यही लाइट है जो आगे बेंड हो गया है, एक ही रे ऑफ लाइट है, दूसरा कहां से जाएगा ये क्वेश्चन आता है। ध्यान दो, दूसरा रे ऑफ लाइट बना रहा हूं, एकदम ध्यान दो, एकदम स्लो बता रहा हूं क्योंकि समझ में आना चाहिए, राइट, समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो
एक रे ऑफ लाइट ने तो पॉइंट डी पे स्ट्राइक किया, अब दूसरा रे ऑफ लाइट कहां से जाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तो देखो क्या कोई पोजीशन खाली है जहां से रे ऑफ लाइट पास हो सकता है? क्या पॉइंट पी से पास हो सकता है? पोल से पास होता है लाइट? एक बात याद रखो, जो भी रे ऑफ लाइट पोल से पास हो रहा है वो रे ऑफ लाइट अनडेविएटेड जाता है, उसका डायरेक्शन चेंज होता नहीं है। जैसे कि अब बोलेंगे सर लाइट एयर से ग्लास में आया तो लाइट का डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, राइट, चेंज होना चाहिए, बट जब भी कोई भी रे ऑफ लाइट पोल से पास होगा तो उस टाइम पे रे मतलब जो डायरेक्शन होता है रे ऑफ लाइट का वो चेंज होता नहीं है, राइट। ध्यान दो, मैं सेकेंड रे ऑफ लाइट बना रहा हूं, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड रे ऑफ लाइट कहां से जाएगा, राइट, ध्यान देना। दो रे ऑफ लाइट बताया ना मैंने, ऑब्जेक्ट से कितना रे ऑफ लाइट निकलता है? दो। एक रे ऑफ लाइट मैंने बना दिया, देख लो, सेकेंड बनाने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देते रहना, राइट। द सेकेंड रे ऑफ लाइट विल पास थ्रू पोल, राइट ना, जो सेकेंड रे ऑफ लाइट है वो कहां से पास होगा? पोल से, एंड इट विल मूव अनडेविएटेड, वो बिना डायरेक्शन चेंज किए आगे जाएगा। क्लियर है? ओके, तो डायरेक्शन चेंज होने वाला नहीं है, मींस वो स्ट्रेट आगे जाएगा, राइट है। चलो आगे स्ट्रेट लेके जाते हैं उसको। सो दिस रे ऑफ लाइट विल मूव अनडेविएटेड, अनडेविएटेड का मतलब है बिना डायरेक्शन चेंज किए लाइट आगे जाएगा। ओके चलो, तो बिना डायरेक्शन चेंज किए लाइट आगे जा रहा है, बराबर है, समझ में आ रहा है? अरे देखो ना, ओके एकदम क्लियर है। अब एक क्वेश्चन का आंसर दो। मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी ये सब चीज पढ़ाया मैंने तुमको, राइट, इसका बेसिक तुमको ऑलरेडी पढ़ाया, आंसर तुम्हारे पास ही है, राइट। ध्यान दो, एक क्वेश्चन का फिर से एक आंसर दो। जहां भी दो रिफ्रैक्टेड रे मीट होता है वो पॉइंट पे क्या बनता है? इमेज। ये हमको मालूम है, राइट। अच्छा बताओ जरा, वो दो रिफ्रैक्टेड रे में से फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे क्या है? DA, राइट, DA इज द फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे। अच्छा मेरे को बताओ व्हाट इज द सेकेंड रिफ्रैक्टेड रे? PA। CA बोलेंगे ज्यादा ठीक नहीं रहेगा क्योंकि रे तो यहां से स्टार्ट हुआ है ना, तो PA बोलो चलेगा, राइट। तो फर्स्ट हमारा रिफ्रैक्टेड रे है DA एंड द सेकेंड रिफ्रैक्टेड रे इज PA। समझ में आया सबको? चलो ठीक है, हाँ तो हो गया, बहुत बात क्लियर है। यहाँ पे जहां भी दो रिफ्रैक्टेड रे मीट होता है इस पॉइंट पे क्या बनेगा? इमेज। एक काम करते हैं, अगर इमेज बन रहा है तो क्या ये अल्फाबेट जो मैंने A लिखा था उसको मैं I लिख दूं तो चलेगा? अरे अल्फाबेट अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। I क्या है? एक ऐसा पोजीशन है जहां पर क्या बन रहा है? इमेज। O एक ऐसा पोजीशन है जहां पे ऑब्जेक्ट को रखा है, समझा? O पे ऑब्जेक्ट को रखा है, I पे इमेज बन रहा है, C क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, P क्या है? पोल, OD क्या है? इंसिडेंट रे। व्हाट इज DI? रिफ्रैक्टेड रे। ओके, व्हाट इज LC? नॉर्मल। ओके चलो, इतना तो हमारे लिए अब क्लियर, राइट। इतना ऑलमोस्ट डायग्राम में ज्यादा टाइम जाता है क्योंकि समझना तो यहीं पे। अच्छा अब क्या करें, चलो अब डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं प्रॉपरली, डिस्टेंस। ओके तो याद करो कुछ स्टेटमेंट्स जो मैंने ऑलरेडी अभी तक लेक्चर नंबर 7 तक पढ़ा दिया है, वही स्टेटमेंट यहाँ पर रिपीट होने वाला है। तो एक काम करते हैं, ये पैरामीटर को थोड़ा ऊपर लिखता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे डिस्टेंस वगैरह सब कुछ बताना है। एक काम, चलो ठीक है ऊपर बता देते हैं। याद करो डिस्टेंस बिटवीन पोजीशन ऑफ, ये दिख रहा है आपको? ओ क्या है हमारा? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। डिस्टेंस बिटवीन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पोल इज कॉल्ड, बोलो क्या बोलते हैं इस डिस्टेंस को? हाँ याद है सबको? याद होना चाहिए, बहुत इजी है। देखो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, या फिर आप बोल सकते हो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पोल इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट। सिंपल से वर्ड में क्या है आंसर? ऑब्जेक्ट से लेके, ध्यान दो, ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होता है इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और डिनोट किससे करते हैं बताओ? स्मॉल यू, राइट। दिख रहा है सबको? दिखता होगा बोर्ड पे, जो मैंने लिखा है वो है स्मॉल यू। स्मॉल यू को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट। स्मॉल यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक का डिस्टेंस को अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं तो पोल से लेके पोजीशन ऑफ इमेज तक का जो डिस्टेंस होगा, बताओ इसको क्या बोलेंगे? इमेज डिस्टेंस, राइट, डिनोटेड बाय स्मॉल v। फिर से रिपीट कर दूं, ध्यान से सुनो।
ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक का डिस्टेंस क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल यू। पोल से लेके इमेज तक का डिस्टेंस दिख रहा है, पोल से लेके इमेज तक का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम? इमेज डिस्टेंस, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल v, राइट है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब क्या बचा है? हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। एक और क्वेश्चन का आंसर दो, चलो फटाफट जल्दी। पोल से लेके, राइट, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होता है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड नहीं, हाँ पूरा नाम बताओ। रेडियस ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय कैपिटल R। एक बार फिर से लास्ट टाइम रिपीट कर देते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पोल इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिनोटेड बाय स्मॉल u, राइट। Distance between position of image and pole is image distance denoted by small v. Distance between center of curvature and pole is radius of curvature and it is denoted by capital R। समझ में आया है? आना ही चाहिए, बहुत इजी है। लास्ट टाइम रिपीट। ऑब्जेक्ट से पोल तक का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज से पोल तक का डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट है। हाँ चलो, तो आई थिंक ठीक है, इतना काफी है यहाँ पे। हाँ कुछ एंगल्स डिफाइन कर दूं मैं, ध्यान देना। ये भी पढ़ा है ऑलरेडी, ऐसा कुछ नहीं कि नया पढ़ा रहा हूं, ऑलरेडी पढ़ा है, ध्यान दो। एंगल में ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ ओडी, ओडी कौन सा रे है? इंसिडेंट रे। बताओ एलडी, एलडीसी या फिर एलडी बोलो, राइट। एलडी बोलो क्या है? नॉर्मल। एलडी नॉर्मल है, ओडी इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है नॉर्मल से, वो एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल ऑफ इंसिडेंस। मालूम है ना सबको? एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे with the normal is called as angle of incidence denoted by small I। पढ़ा है हमने ये चीज, 10th में ही पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। एक आगे एक और क्वेश्चन बताओ। डी आई कौन सा रे है? रिफ्रैक्टेड रे। बताओ डी सी क्या है? नॉर्मल है। रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाता है नॉर्मल से, वो एंगल को क्या बोलते हैं? Correct, it is called as angle of refraction and it is denoted by small r, right। small r बोलो क्या बताता है हमको? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और स्मॉल आई क्या बताता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। डिफाइन दोनों का पता है सबको। एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। एंगल मेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। सिंपल है। चलो हाँ, और कुछ एंगल्स बता दो, ध्यान दो। ओडी क्या है? इंसिडेंट रे। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना, ये दिख रहा है सबको, जो रेड और ग्रीन लाइन से बना है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। हॉरिजॉन्टल सरफेस और ये इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है दैट इज अल्फा। याद रखो अल्फा। ये डायग्राम के लिए हमेशा नहीं होता, राइट। ये डायग्राम में अल्फा इज द एंगल। देखो ये सिंबल जो बता रहा हूं ना मैं, इसको बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अल्फा। ओके, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इसके लिए बता रहा हूं। ओके, तो अल्फा समझ में आया? अल्फा क्या है? अल्फा इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस। सरफेस नहीं बोलना है तो लिख लो, प्रिंसिपल एक्सिस बोल लो, चलेगा। ओके आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, आई हुआ, आर हो गया, अल्फा हो गया। हाँ ये एंगल बताओ। ये एंगल जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है, ये कौन से दो रे के बीच में? देखो हाँ, ये कौन सा रे है? डी आई, रिफ्रैक्टेड रे। और ये इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलो, या फिर याद है अभी आपका सेकंड रिफ्रैक्टेड रे था, ऐसा ही बोल सकते हैं। बीटा ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं यहाँ पे? एंगल बीटा। ये जो एंगल है ये बी नहीं है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बीटा। ओके, बीटा अल्फा, बेटा नहीं है बीटा, बराबर। बीटा अल्फा। हाँ एक और एंगल लेना, ध्यान दो। एक और एंगल यहां पर आएगा, ये दिख रहा है? एलसी बोलो, क्या था? एलसी नॉर्मल। और ये तो हमारा एक्सिस है ना, नॉर्मल और एक्सिस के बीच में जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। और ऐसा बनाते हैं इसको डेल्टा। ये डेल्टा है, ये अल्फा है,
ये बीटा है, समझ में आया? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा है। आई थिंक समझ में आ गया, राइट? आगे बढ़ते हैं, चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब समझ में आ रहा है सब कुछ जो जो बताया मैंने, राइट? डायग्राम में देखो कितना टाइम चले गया, ऐसा ऐसे रहता है साइंस, एक एक चीज समझना पड़ता है कि किधर क्या हो रहा है, राइट? इतना समझ में आ गया सबको? अब आगे बढ़ते हैं। ओके चलो अब फटाफट हम यहाँ पे तुम्हारा देखो, चलो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। कंस्ट्रक्शन, ओके कंस्ट्रक्शन में फटाफट आपको आंसर देना पड़ेगा क्योंकि डायग्राम मैंने पूरा A to Z समझा दिया, राइट? अब फटाफट आंसर देना पड़ेगा यहाँ पे। ओके सो बताओ व्हाट इज OD? दिख रहा है सबको OD? व्हाट इज OD? हाँ क्या है ये? दिस इज इंसिडेंट रे ना, इंसिडेंट रे। समझ में सबको दिखाई भी देता होगा आई थिंक, राइट? प्रॉपर दिखाई दे रहा है, राइट? प्रॉपर दिखाई दे रहा है कि OD क्या है? OD इज द इंसिडेंट रे। ओके आगे बढ़ते हैं। ये OD अगर इंसिडेंट रे है तो बताओ DI क्या है? DI, व्हाट इज DI? DI इज रिफ्रैक्टेड रे, DI इज रिफ्रैक्टेड रे, DI को बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। आगे बढ़ते हैं। लेट मी नो व्हाट इज LC? बताओ LC क्या है? देख लो अच्छे से, देख लो क्या है? L से C नॉर्मल, राइट? LC इज नॉर्मल, LC इज नॉर्मल, राइट है? सिंपल एकदम। ओके अगर LC नॉर्मल है, OD इंसिडेंट रे है, DI रिफ्रैक्टेड रे है, तो क्या बचा फिर यहाँ पे भी? हाँ C पॉइंट बचा है, C। ये सब देखते हैं, O बचा है, C बचा है, P I, ये सब पोजीशन बाकी है। बताओ व्हाट इज O? O क्या है? व्हाट इज O? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर पॉइंट, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, चलता है वो भी चल जाता है, राइट? व्हाट इज O? O इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पॉइंट ऑब्जेक्ट, राइट? चलेगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है? सिंपल लग रहा है, एकदम इजी है। आगे बढ़ते हैं। लेट मी नो व्हाट इज कैपिटल P? हाँ P को क्या बोलेंगे? P को बोलेंगे पोल, P इज पोल, ठीक है? ओके अब व्हाट इज कैपिटल C? राइट, इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, C इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके व्हाट इज कैपिटल I? पॉइंट इमेज तो बोल, हाँ एक ये बात भी क्लियर है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए पॉइंट इमेज मिलेगा, ये भी चलेगा। पोजीशन ऑफ इमेज बोलो और ज्यादा बेटर होगा, राइट? तो व्हाट इज I इज द पोजीशन ऑफ इमेज, इट इज पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है? क्लियर, समझ में आ रहा है? ओके कुछ बच गया है यहाँ पे हमारे पास, यस I और R बचा है ना, ये बट ऑब्वियस चीज हमको ऑलरेडी पता है। यस व्हाट इज R? I इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट? एंगल ऑफ इंसिडेंस। यस व्हाट इज स्मॉल r? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्मॉल r है, एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल I है। ओके सब बाकी सब मैंने बता दिया। अल्फा बीटा अगर तुमको बताना है तो बता दो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इजी है। अल्फा क्या है? अल्फा इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द प्रिंसिपल एक्सिस, बीटा इज द एंगल मेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे विद द प्रिंसिपल एक्सिस। चलो लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? चलो लिख देते हैं। ओके सो व्हाट इज अल्फा? एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन बता, एंगल बिटवीन, हाँ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड दूसरा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, एंड प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ रहा है ना सबको? इजी चीजें आना चाहिए, इतना स्लो जा रहा हो अभी, इससे स्लो नहीं हो, इतना ही आता है मेरे को, बराबर? अल्फा बताओ व्हाट इज बीटा? एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड प्रिंसिपल एक्सिस। सबको बराबर फॉन्ट दिखाई दे रहा है, बराबर, राइट? एंगल बिटवीन कौन सा रे है? रिफ्रैक्टेड रे, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड प्रिंसिपल एक्सिस, राइट है ना? अच्छा एक लास्ट एंगल बता देते, व्हाट इज डेल्टा? बोलो, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड प्रिंसिपल एक्सिस, एंगल बिटवीन नॉर्मल, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड प्रिंसिपल एक्सिस, राइट है? तो कुछ बचा है क्या? देखो कुछ बच रहा है, आपको ऐसा लगा है कुछ बच गया हमारे पास यहाँ पे? नहीं। अच्छा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस रह गया, चलो ठीक है लिख देते हैं उसको भी, वो भी। सो बताओ व्हाट इज U? ये दिख रहा है आपको? U, स्मॉल u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस,
स्मॉल यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, स्मॉल वी इज इमेज डिस्टेंस, हाँ इमेज डिस्टेंस है ये, ओके ओके। यस, व्हाट इज कैपिटल आर? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, सब हो गया आई थिंक, कुछ भी नहीं बचा ना, ठीक है चलो सब बता दिया हमने, जो भी डायग्राम में दिखा सब का सब यहाँ पर लिख दिया, ओके ओके। अब आगे प्रोसीड करते हैं। सो ये जो भी मैंने बताया यहाँ पे, ये जितना भी चीज़ है दिस विल ऑल बी अंडर कंस्ट्रक्शन, राइट, ये सब जितना भी मैंने बताया ये सबको आप कंस्ट्रक्शन में ले लो, ठीक है। तो चलो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। लेट्स स्टार्ट विथ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन स्टार्ट करते हैं। डायग्राम समझ गया हमको, ए टू जेड डायग्राम समझ में आ गया है, कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया है। लेट्स स्टार्ट विथ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, राइट। तो अब हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ओके चलो अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ ध्यान दो, टोटल आई थिंक 4 to 5 स्टेप्स में हमारा पूरा का पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा, 4 to 5 स्टेप्स, राइट। स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, अभी तक सबको सब समझ में आया ना जो मैंने बताया है? ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने डायग्राम कंप्लीट कर लिया एकदम डिटेल में, हमने कंस्ट्रक्शन सब कुछ देख लिया है। लेट्स स्टार्ट विथ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ओके। स्नेल्स लॉ सबको आता है, अगर जिसने अभी तक हमारा 7 लेक्चर्स देखा है उसको स्नेल्स लॉ आता है, राइट ना, ओके। स्नेल्स लॉ मैं स्टेटमेंट नहीं पूछूंगा, सिर्फ डायरेक्ट हम मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, ओके। सो इन फर्स्ट पॉइंट वी विल यूज, बोलो क्या यूज करना है हमको? स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ यूज करते हैं, ओके चलो स्नेल्स लॉ यूज करते हैं। पूरा लॉ लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैथमेटिक्स लिखेंगे चल जाएगा, ओके। स्नेल्स लॉ सेज दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। इतना सबको पता है। अब लगे सर हमको सेकंड मीडियम और फर्स्ट मीडियम दिखाई नहीं दे रहा है, देखो क्या है, ये जहां पे लाइट आया है दिस इज सेकेंड मीडियम, ये हमारे लिए सेकेंड मीडियम है। जहां से लाइट आया है दिस इज फर्स्ट मीडियम। सबको समझ में आ गया अभी फर्स्ट मीडियम सेकेंड मीडियम क्या है? अगर सोचो मैं सेकेंड और फर्स्ट मीडियम को एग्जैक्टली लिखूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं दैट फॉर आवर कन्वीनियंस, मींस हमारे डायग्राम के हिसाब से द सेकेंड मीडियम इज नथिंग बट ग्लास, सेकेंड मीडियम हमारे लिए ग्लास है, तो मैं 2 के जगह पे जी लिख दूं चलेगा? अच्छा 1 के जगह पे क्या लिखूं? 1 फर्स्ट मीडियम क्या है? एयर, तो मैं स्मॉल ए लिख दूं। सिंपल तो है, मेरा फर्स्ट मीडियम तो एयर है और सेकंड मीडियम तो ग्लास है, सिंपल। इक्वल टू बोलो क्या है? इक्वल टू बोलो साइन आई बाय साइन, राइट। समझ में आया क्या मैं लिखा रहा हूं? ये चीज हमारे डायग्राम के हिसाब से। लेकिन क्या हर बार आपको फर्स्ट मीडियम एयर मिलेगा और सेकंड मीडियम ग्लास मिलेगा? ऐसा जरूरी है? नहीं। तो मैंने बताने के लिए यहां पे लिख दिया कि समझो इसका आंसर जो होगा दैट विल बी साइन आई बाय साइन आर। ये सेम, ये पढ़ा है ऑलरेडी 10th में, लेकिन इससे मैं अपना मैथमेटिक्स सॉल्व करने वाला नहीं हूं, क्योंकि ये तो मेरे डायग्राम के हिसाब से हर बार फर्स्ट मीडियम चेंज होगा, हर बार सेकंड मीडियम चेंज होने वाला, राइट। तो ये जो समझाने के लिए था, समझ में आ गया होगा, राइट। प्रोसीड तो मैं इससे ही करने वाला हूं, समझ में आया? ओके बताओ जरा इसको कैसे लिखा जाता है? दिस μ2 कैसे लिखा है? शॉर्टकट बता दो, नीचे 2 है ऊपर 2 लिख दो, ऊपर 1 है नीचे 1 लिख दो, सिंपल शॉर्टकट, राइट। मैं ये जो एक्सप्रेशन है इसको नीचे सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास थोड़ा स्पेस का कमी रहेगा, मैं हॉरिजॉन्टल सॉल्व करूंगा, बुक में तुमको वर्टिकल लिखना पड़ेगा, राइट। तो μ2 को मैंने कैसे लिखा है? μ2 बाय μ1 इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा? इज इक्वल टू साइन आई बाय, समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? हॉरिजॉन्टली सॉल्व कर, देखो बीच में मैंने यहाँ पे कॉमा डाला है, मतलब ये 2 एक्सप्रेशन अलग अलग एक्सप्रेशन है। ऐसा मत समझो कि मैं लाइन से लिख रहा हूं, ऐसा मैं बीच में कॉमा डाल डाल के ऐसा लिख रहा हूं, तुमको वर्टिकली नीचे लिखना पड़ेगा, ओके। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है? पढ़ा तो है ना, 10th पढ़ के आए सब लोग, ओके। साइन आर यहां भेजा जा सकता है, ऐसा μ1 को इधर भेज सकता हूं मैं, चलो काम करते हैं फिर, ओके। तो μ2 एज इट इज है, साइन आर को मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दिया, μ2 साइन आर, राइट है, इज इक्वल टू μ1 यहां भेज दू, ऐसा μ1 साइन आई। देखो समझ में आ रहा है क्या क्या बता रहा हूं मैं? बहुत इजी काम किया मैंने जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ऐसा, राइट, ओके। अब आगे देखते हैं क्या होता है। एक क्वेश्चन का आंसर दो, व्हाट इज साइन 0? पढ़ा है सब लोग ने ट्रिग्नोमेट्री 10th स्टैंडर्ड में, व्हाट इज साइन 0? 0
समझ में आया? अब एक क्वेश्चन का आंसर दो। साइन ऑफ स्मॉलर एंगल, जीरो क्या है, छोटा एंगल है, साइन ऑफ स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू एंगल, अरे जीरो को मैं क्या बोल रहा हूं, स्मॉलर एंगल, छोटा एंगल। अगर एंगल छोटा होगा तो वही तुम्हारा आंसर आएगा, राइट है। इसका मतलब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इफ एंगल्स आर स्मॉल, जितने भी एंगल्स, एक काम करो जरा गिनो, इसमें टोटल आपके पास कितने एंगल दिख रहे बताओ, गिनो जरा कितना है टोटल। आई थिंक 5 एंगल्स है ना, 5 एंगल्स है। ये सारे एंगल छोटे कब हो जाएंगे, ये सब एंगल एकदम स्मॉल कब हो जाएंगे, ध्यान दो। एक पॉइंट पे, एक कोई तो यहां पर इस चीज में एक कोई तो एक पॉइंट है, अगर मैं उसको थोड़ा बहुत यहां वहां डिस्प्लेस करूं ना, तो आपका जितना भी एंगल है सब एंगल एकदम छोटा हो जाएगा। बताओ ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसको मैं थोड़ा सा या ऊपर या फिर नीचे डिस्प्लेस कर दूं। अक्सर बोलने का मतलब है ऐसा कौन सा पॉइंट तुमको इस मीडियम में दिख रहा है, ऐसा कौन सा पॉइंट तुमको इस मीडियम में दिख रहा है जिसको मैं ऊपर लेके जाऊं या फिर नीचे लेके आऊं तो जितने भी एंगल से सब एंगल छोटे हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे। बताओ कौन सा पॉइंट? ओ, वो ऑलरेडी प्रिंसिपल, उसको और किसी नीचे लेके आएंगे, राइट। पॉइंट डी, राइट आंसर है। ये दिख रहा है पॉइंट डी, ये देखो सोचो ना, पॉइंट डी, अगर ये पॉइंट डी को मैंने पकड़ा और इसको नीचे लेकर आ गया मैं, तो ये आपका एंगल अल्फा छोटा हो जाएगा, ये डेल्टा छोटा हो जाएगा, ये बीटा भी छोटा हो जाएगा, तो ये आई भी छोटा हो जाएगा और आर भी छोटा हो जाएगा। समझ में आया क्या पॉइंट है? इफ दिस पॉइंट डी इज वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, समझ में आ रहा है? अगर ये पॉइंट डी बहुत नजदीक है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो जितने भी एंगल्स मेरे पास है वो सारे एंगल छोटे हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखा रहा हूं, देखो। इफ पॉइंट, कौन सा पॉइंट बोलो, इफ पॉइंट डी क्या है, इज वेरी क्लोज, नजदीक ना, नजदीक लेके आएंगे, इज वेरी क्लोज, किससे क्लोज है, टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इफ पॉइंट डी इज वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर पॉइंट डी बहुत नजदीक है प्रिंसिपल एक्सिस से, राइट, प्रिंसिपल एक्सिस से, देन बोलो क्या होगा, देन क्या हो रहा है, जितने भी एंगल्स आपके पास है उनका वैल्यू कम हो जाएगा, राइट। देन कौन सा एंगल बताओ, आई, देखो ना, आई, फिर आर, फिर अल्फा, बीटा एंड डेल्टा विल बिकम क्या, वेरी स्मॉल। समझ में आया? स्मॉल लिखो या फिर वेरी स्मॉल लिखो, चल जाता है। समझ में आया? अच्छा, अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, अगर एंगल स्मॉल है तो क्या मैं साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा लिख सकता हूं? अभी तो बताया था साइन जीरो का आंसर क्या आता है, देखो जो क्वेश्चन है वही आंसर है। जीरो का मैंने साइन का आंसर पूछा, आपने बोला सर आंसर जीरो है, मींस क्वेश्चन का आंसर ही जीरो है, ऐसा आ रहा है, क्वेश्चन आंसर सेम सेम हो जा रहा है। तो समझ में आ रहा है बात ये क्या है? हाँ, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वहां पे। देखो हमारे पास जो जहां पे मैं रुका हूं, अगर मैं साइन थीटा को थीटा लिख सकता हूं, राइट, साइन थीटा को थीटा लिख सकता हूं, तो बताओ देन साइन आई को क्या लिखो, आई। अरे देखो ना, इससे एकदम क्लियर समझ में आ रहा है, शॉर्टकट है हमारे पास। एंड साइन आर को क्या लिख सकता हूं, आर। ये कहां से निकाला मैंने, ये क्या सिंपल सा शॉर्टकट से, समझ में आया? ओके। अब सर थीटा तो दिखाई नहीं दे रहा है, थीटा इन जनरल लिया है ना मैंने, थीटा थोड़ी दिखाई देगा तुमको क्वेश्चन में। ओके, सो हमने यहां पे क्या देखा, इफ पॉइंट डी इज वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन साइन आई कैन बी रिटन एज आई एंड साइन आर कैन बी रिटन एज आर, ऐसा लिखा जा सकता है। अच्छा, तो अब क्या होगा, तो बोलने का सिंपल सा मतलब है साइन आर हटा दो, साइन आर हटाओ, क्या पुट करो साइन आर के जगह पे, आर। समझ में आ रहा है ना? साइन आई हटाओ, साइन आई के जगह पे क्या पुट करेंगे, आई, तो वो इक्वेशन आपका अपडेट हो जाएगा अभी। ओके, सो दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज म्यू टू बोलो आर, राइट ना, म्यू टू, साइन आर के जगह आई आएगा, म्यू टू आर इज इक्वल टू म्यू वन। समझ में आया क्या बताया मैंने? ओके, सो नाउ लेट्स कंसीडर दिस एज इक्वेशन नंबर 1। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या कंसीडर करते हैं? समझ में आ रहा है सबको क्या कर रहा हूं मैं? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब काम हमारा ऐसा है, लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल आई एंड स्मॉल आर। स्मॉल आई और स्मॉल आर का वैल्यू तुमको निकालना पड़ेगा, राइट है? अच्छा, कुछ सोचो जरा, ट्रायंगल वैंगल देखो यहां पे और बताओ कि कैसे हम लोग आई और आर का आंसर निकाल सकते हैं। पहले ध्यान दो आई पे,
आई दिख रहा है आपको? चलो थोड़ा मैं तुमको हिंट देता हूं, ध्यान दो, देखते तुमको क्लिक होता है क्या। सिर्फ आई पे ध्यान देना, सिर्फ आई पे। आई दिख रहा है? मैंने पता है कौन सा ट्रायंगल बनाया है? अच्छा क्लिक हो गया, मतलब ODC, राइट, ये वाला ट्रायंगल बनाया है। ये ट्रायंगल में मुझे आई निकालना है, ये अल्फा मुझे पहले से पता है, ये डेल्टा भी मुझे पहले से पता है, राइट है ना? हाँ, क्या लग सकता है यहाँ पे? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पढ़ा है ना सबने? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम सेज दैट द एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ द रिमोट इंटीरियर एंगल्स, पढ़ा है हमने ये 10th पे। तो यही लॉजिक मैं यहाँ पे यूज करूंगा, जिससे मुझे बताओ क्या मिल जाएगा? आई। हाँ, फिर आर के बारे में सोचेंगे ना बाद में, चलो पहले आई तो निकाल लेते हैं। ओके, तो बताओ कौन से ट्रायंगल में आना पड़ेगा? ODC, ये दिख रहा है तुमको यहाँ पे ट्रायंगल? ओके चलो, सो इन ट्रायंगल एक, अच्छा कर क्या रहे पहले बताओ? अप्लाइंग, क्या अप्लाई करने जा रहे हैं? करेक्ट, अप्लाइंग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, अप्लाइंग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। अच्छा एक काम करते हैं, पहली बार एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कहां लगा रहे हैं? बोलो। इन ट्रायंगल ODC ना? ठीक है चलो, इन ट्रायंगल ODC में अप्लाई करते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। देखते हैं, बताओ क्या है ये तीनों में से एक्सटीरियर एंगल? आई, राइट, आई इज द एक्सटीरियर एंगल। ओके, एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ विच एंगल्स? रिमोट इंटीरियर एंगल। बोलो कौन सा एंगल है? अल्फा एंड डेल्टा, अल्फा एंड डेल्टा। सो आई कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस डेल्टा। सिंपल है। चलो आई तो मिल गया, आई के जगह पे हम लोग लिख देंगे अल्फा प्लस डेल्टा। आगे बढ़ते हैं, सेम अब ऐसा कोई दिमाग लगाओ जिससे हमको आर मिल जाए। आर ढूंढो, ऐसा कोई ट्रायंगल जहां पे आपको आर दिखाई दे रहा है। मिला कोई आर का? आर मिला? ध्यान दो, ये दिख रहा है ट्रायंगल DC और आई, सबको दिखाई दे रहा है बोर्ड पे? ये आर है, ये क्या है? बीटा है, ये क्या है? लेकिन यहां से क्या मिलेगा? हाँ, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से मुझे डेल्टा मिलेगा कि आर मिलेगा? दोनों मिल सकता है। डेल्टा मिलेगा तो मैं वो एक्सप्रेशन को यहां वहां करके आर भी निकाल सकता हूं बहुत इजीली। देखो कैसे। चलो तो अब बताओ, मैं एक्स पहले तो लिख दिया है, पहले इधर लगाया आर निकाल, राइट। अब बोलो कौन से ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाओ जिससे मुझे आर मिल जाए? इन ट्राइंगल DCI। ओके चलो, इन ट्राइंगल DCI, इन ट्राइंगल DCI, राइट है? ओके, in triangle DCI let's apply exterior angle theorem. Exterior angle theorem says that the exterior angle is equal to sum of the remote interior angle, means R plus beta, राइट है? क्या चाहिए तुमको बताओ? R, तो R निकाल सकते हैं, बीटा यहां भेज दो, राइट। सो R कैन बी रिटन एज डेल्टा माइनस बीटा। ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, चलता है। मिल गया, I मिल गया, R भी मिल गया। क्या अब मैं इक्वेशन 1 को अपडेट कर सकता हूं? कर सकते हैं। लेट्स अपडेट इक्वेशन नंबर 1। सो इन पॉइंट नंबर 3 बताओ ये दोनों का वैल्यू कहां पुट करेंगे? इन इक्वेशन 1। ओके, सो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू किसका? वैल्यू ऑफ I and R in इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन? 1, इन इक्वेशन 1। ओके, सो लेट्स सब्स्टिट्यूट और देखते हैं क्या होता है। ओके ठीक है, सो μ2 एज इट इज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? बताओ R का वैल्यू क्या है? वैल्यू ऑफ R इज डेल्टा माइनस बीटा इज इक्वल टू μ1 एज इट इज, राइट? μ1 एज इट इज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I? ओके, अल्फा प्लस डेल्टा इज द वैल्यू ऑफ I, राइट है? चेक कर लो, बराबर है। अल्फा प्लस डेल्टा पुट किया है, डेल्टा माइनस बीटा, राइट, एग्जैक्ट है। मल्टीप्लाई करने आता है अंदर? ओके, तो पहले μ2 को मैं डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दो, आई विल गेट μ2 डेल्टा माइनस μ2 को बीटा से मल्टीप्लाई कर दो, μ2 बीटा, μ1 को मल्टीप्लाई करने आएगा? बोलो, μ1 अल्फा प्लस μ1 डेल्टा, राइट है? ओके, कुछ चीज कॉमन निकाली जा सकती है कि यहां से देखो दो एलिमेंट हमको सेम दिखाई दे रहा है यहाँ पे, राइट? कौन सा वो दो एलिमेंट है? मतलब एक एलिमेंट दो बार दिखाई दे रहा है, डेल्टा डेल्टा। इसके बारे में कुछ करते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले ना ये माइनस वाले पार्ट को मैं RHS में लेके आ जाता हूँ, राइट? ये वाले पार्ट को मैं RHS ये साइड लेकर आता हूँ, और ये अल्फा, ये दिख रहा है डेल्टा वाला पार्ट, इसको यहाँ लेके आ जाता हूँ, चलेगा?
हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। सो ऑलरेडी हमारे पास देखो, अब मैं ये एरो अगर रब कर दूं, ये तो समझाने के लिए था राइट, ये एरो समझाने के लिए, समझ जाओ मुझे म्यू1 डेल्टा को यहाँ लेके आना है और म्यू2 बीटा को यहाँ लेके आना है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, रीजन है, दो डेल्टा साथ में आ जाएंगे, यही काम है ना, हमको कॉमन कैसे निकालेंगे, जब साथ में आएंगे तभी तो कॉमन निकाल सकते हैं। सो दिस म्यू1 अल्फा एज इट इज, माइनस से म्यू2 बीटा यहाँ जा रहा है, प्लस म्यू2 बीटा राइट है, अंदर लेके आओ, इसको अंदर लेकर आओ, ऑलरेडी हमारे पास म्यू2 डेल्टा है, प्लस में म्यू1 डेल्टा यहाँ आ गया, यू विल गेट माइनस म्यू1 डेल्टा राइट है। कुछ कॉमन निकाला जा सकता है, यस वी कैन टेक दिस डेल्टा एज कॉमन, हम इस डेल्टा को कॉमन निकाल सकते हैं। और एक और चीज करता हूं, इसको उल्टा लिखता हूं राइट, ऐसा चलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको यहां लिखो, इसको यहां लिखो और डेल्टा भी कहो, दो एक टाइम पे दो काम करेंगे, उल्टा भी करेंगे ऐसा और डेल्टा भी कॉमन निकालेंगे। सो म्यू1 अल्फा प्लस म्यू2 बीटा इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 राइट है। कम मैथ्स आना चाहिए, बहुत इजी चीज है, तो सिखाया, समझ में आया अभी तक क्या क्या बताया, आगे बढ़ते हैं। ओके तो 3 पॉइंट तक हो गया है। पॉइंट नंबर 4 राइट, पॉइंट नंबर 4 ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं, अल्फा बीटा डेल्टा, ये तीन चीज का वैल्यू मिल गया, वैल्यू निकालूंगा फोर्थ स्टेप से, यहां पुट कर दूंगा, फिफ्थ स्टेप में हमारा आंसर आ गया, दैट्स इट, खत्म, इतना ही काम है। समझा काम क्या है, फोर्थ और फिफ्थ स्टेप बाकी है। फोर्थ स्टेप में क्या करना है बताओ, अल्फा बीटा और डेल्टा का वैल्यू निकालेंगे, और फिफ्थ स्टेप में इधर आके इसको इक्वेशन ले लेते हैं ना, कोई इक्वेशन, लेट्स कंसीडर दिस एज इक्वेशन नंबर 2, चलेगा, ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2 है। ओके हाँ, तो हाँ चलो निकालते हैं वैल्यू, फिर कहां से निकालेंगे बताओ, अल्फा बीटा डेल्टा कहां से निकालेंगे तुम लोग। अल्फा, पहले अल्फा देखो, अल्फा कहां पे आ रहा है, कौन से ट्रायंगल में अल्फा दिखाई देता है, DO। देखो एक पॉइंट याद करो, अभी जस्ट हमने ये डायग्राम स्टार्ट, मतलब ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है स्टार्ट करते हुए कुछ तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था मैंने तुमको, यहाँ पे याद कर लो, ये पॉइंट याद है क्या था, जो पॉइंट डी है वो बहुत ज्यादा नजदीक है। कोई भी कर्व्ड सरफेस पे अगर दो नजदीक नजदीक पॉइंट रहते हैं तो वो कर्व्ड सरफेस नहीं, उसको हम एज अ स्ट्रेट लाइन एज्यूम कर सकते हैं। याद है, बताया भी था मैंने, ऐसा किया था, छोटा सा पार्ट वहां पे कंसीडर किया था, तो उसको हमने स्ट्रेट लाइन लिया था, ऐसा सेम। हाँ डीपीओ ले लो, ज्यादा बेटर होगा, डीपीओ। याद करो ये पॉइंट डी बहुत नजदीक है, तो ये ऐसा कर्व नहीं दिखना चाहिए, एकदम स्ट्रेट लाइन होगा, इमेजिन करना पड़ेगा वैसा, ठीक है। ओके तो क्या कर रहे थे हम यहाँ पे, हाँ ट्राइंगल बताओ फटाफट, इन ट्राइंगल डीपीओ चलेगा, डीपीओ चलेगा राइट ना, यहाँ पे 90 ले लेते हैं, ऐसा 90 डिग्री ट्राइंगल में तो लगता है ना, साइन टैन ये सब कहाँ लगता है, 90 डिग्री ट्राइंगल में लगता है, तो डीपीओ। बोलेगे सर 90 तो नहीं दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है स्टेटमेंट, डी बहुत नजदीक है, तो वो लाइन जो है ना, डीपी वाला लाइन एकदम स्ट्रेट लाइन होने वाला है, और स्ट्रेट लाइन मींस नीचे तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ना, तो डीपीओ राइट है, राइट। अच्छा डीपीओ में एक बात बताओ, किसका आंसर चाहिए तुमको, अल्फा का आंसर चाहिए, ओके चलो एक काम करते हैं, लेट्स अप्लाई tan अल्फा, tan थीटा आता है, tan थीटा का फॉर्मूला आता है, थीटा नहीं यहाँ पे अल्फा है, सिंपल ना। बताओ tan का बताओ फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ओके अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ओके तो बताओ अल्फा के अपोजिट बताओ कौन है, डीपी। चलो हम उसको बोल लेते हैं आर्क डीपी, चलेगा, कितना भी स्ट्रेट हो जाए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा तो दिखाई देगा, तो उसको आर्क बोलूं, चलेगा, चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्क डीपी ले लो, आर्क सुना है ना, ARC आर्क, आर्क डीपी, आर्क डीपी अपॉन बोलो एडजेसेंट, ओपी कुछ तो है, ओपी यू है, देखो ना एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, एडजेसेंट मींस ओपी इज नथिंग बट यू। समझ में आ गया tan अल्फा का आंसर। याद करो जैसे आई स्मॉल था, देखो अभी तक तुमको इतना चीज समझ में आ गया रहेगा, मैं मोस्टली ऐसा काम ना ऐसा काम, ये दिख रहा है ऐसा काम सिर्फ दो जगह पे करता हूं, एक तो साइन में कर सकते हैं ऐसा, एक तो टैन में टैन में ऑलरेडी पहली बार यूज किया, अभी तक 7 लेक्चर देखा रहेगा तो उसमें देखा रहेगा कि मैं ऐसा काम सिर्फ टैन में करता हूं और सिर्फ साइन में करता हूं, कॉस में ऐसा नहीं किया जा सकता, तो टैन में तो किया जा ही सकता ना, बताया ना तुमको। तो बताओ सिंस अल्फा इज वेरी स्मॉल, अल्फा छोटा है, यस अल्फा इज वेरी स्मॉल, so tan alpha can be approximately written as alpha,
ऐसा किया जा सकता है। तो tan अल्फा नहीं लिखूंगा, आई विल राइट इन दिस प्लेस ऑफ tan अल्फा एज अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू आर्क डी और पी डी, जो तुमको बोलना है बोलो, अपॉन यू। मिल गया अल्फा, चलो अल्फा मिल गया हमको। चलो बीटा निकालते हैं। बीटा के लिए कोई ट्रायंगल ढूंढो। देखो एक बात समझना, कोई भी ट्रायंगल ढूंढना, ये डीपी आना ही चाहिए उसमें। बोलो इन ट्रायंगल डीपी आई तक जाऊं, राइट है, इन ट्रायंगल डीपीआई, राइट है, इन ट्रायंगल डीपीआई, ओके, इन ट्रायंगल डीपीआई क्या अप्लाई करूं? बीटा, अब बीटा निकाल, अल्फा निकाल दिया ना, बीटा लग निकालो अभी। tan बीटा कैन बी रिटन एज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। देखो जरा अपोजिट में कौन है, यही मिलेगा, आर्क डीपी ही मिलेगा तुमको, अपॉन एडजेसेंट चेक करो, एडजेसेंट इज पी आई बट वैल्यू ऑफ पी आई इज वी। देखो ना यहाँ पे वी लिखा हुआ है, राइट, वही सेम लॉजिक, सिंस बीटा इज वेरी स्मॉल, देखो ना यहाँ पे क्या ये रिपीटेड आएगा, राइट, तो सिंस बीटा इज वेरी स्मॉल, tan बीटा कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिटन एज बीटा। तो मिल गया बीटा का भी आंसर। तो बताओ फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा? यहाँ पे कर दो ऐसा, थोड़ा सा स्पेस लगेगा वैसे हमको, और ठीक है, चलो थोड़ा यूटिलाइजेशन करते हैं स्पेस का। तुमने कैसे किया था वो देखो, पहले यहाँ पे ये फर्स्ट ऐसा किया, फिर यहाँ पे पार्टीशन है, याद रखना यहाँ पे पार्टीशन है, ये दोनों ऐसा ऐसा, सेकंड देखो नंबर लिखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब मैं यहाँ पे एक और पार्टीशन करता हूँ, एक और एंगल निकालना और लास्ट में सॉल्व भी करना है अभी, ठीक है। फोर्थ ही कंटिन्यू हो रहा है वहाँ पे, ऐसा देखो बीच में गैप है यहाँ पे, मीन्स फोर्थ आगे कंटिन्यू हो रहा है ऐसा। तो वैल्यू ऑफ बीटा बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा? tan बीटा नहीं लिखेंगे, tan बीटा के जगह पे बीटा लिखेंगे, बीटा इज आर्क डीपी अपॉन वी, आर्क डीपी अपॉन, राइट है, क्या बचा? अरे अल्फा निकाल दिया, बीटा निकाल दिया, बचा ना भी डेल्टा, वो निकालते। बताओ डेल्टा कैसे निकालूं? कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल डीपीसी, करेक्ट, समझ में आ गया अभी। इन ट्रायंगल डीपीसी क्या अप्लाई करूं? tan क्या? डेल्टा, फॉर्मूला बोलो, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। व्हाट इज अपोजिट? आर्क अपॉन एडजेसेंट, बोलो डायरेक्ट पीसी ना, पीसी क्या है? राइट, कैपिटल आर है पीसी, समझ में आया? वही फिर वही रिपीटेड, बोलो क्या? सिंस डेल्टा इज वेरी स्मॉल देयरफॉर tan डेल्टा कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिटन एज डेल्टा, लिखा जा सकता है। सो द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज, बोलो आर्क डीपी अपॉन आर, चलेगा, सब निकाल दिया। एक लास्ट स्टेप बाकी है, सिर्फ सब वैल्यू यहां पुट करना, दैट्स इट, आंसर आ जाएगा हमारा, राइट। ओके, तो इन लास्ट पॉइंट नंबर 5, सब वैल्यू से पुट करेंगे, राइट। ओके, सब्स्टिट्यूटिंग, बोलो क्या? किसका वैल्यू? वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड डेल्टा इन इक्वेशन 2 या सेकंड, एक ही बात, राइट। चलो शॉर्टकट मारूं यहाँ पे थोड़ा, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस का कमी है, एक बार लिखूंगा फिर डायरेक्ट शॉर्टकट मार के लिख दूंगा, ध्यान दो। 2 में करने का ना यहाँ पे जो भी काम है, μ1 एज इट इज है, बोलो अल्फा वैल्यू बताओ। एक मिनट रुक जाओ, अभी तक मैंने क्या कहीं पे साइन कन्वेंशन लगाया है? नहीं, लास्ट में यूज करूंगा, समझ लेना। साइन कन्वेंशन में आता है, जो भी डिस्टेंस पोल के लेफ्ट में है वो क्या होता है? बोलो, अरे पोल को हम एज ओरिजिन ट्रीट करते, पढ़ाया ना हमने कन्वेंशन साइन। तो पोल के लेफ्ट साइड जो भी डिस्टेंस, तुम्हारा लेफ्ट साइड ऐसा, पोल के लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस होता है क्या होता है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। पोल के राइट में समझा है, मालूम है ना? चलो देखते हैं, आएगा देखो यहाँ पे। ओके, तो हाँ वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, μ1 ना, μ1 अल्फा कहाँ गया? अल्फा इधर अल्फा, राइट, आर्क डीपी अपॉन यू ना, आर्क डीपी अपॉन बराबर है, फिर कहाँ प्लस μ2 बीटा कहाँ है? बीटा इधर, आर्क डीपी बाय बी, राइट है, इज इक्वल टू, बोलो μ2 माइनस μ1 इंटू डेल्टा। डेल्टा कहाँ गया? डेल्टा यहाँ, आर्क डीपी अपॉन, क्या मैं
LHS में से आर्क डीपी कॉमन निकाल सकता हूँ न्यूमरेटर में से, और वो जो मैं कॉमन निकाला हुआ आर्क डीपी वो क्या यहाँ के आर्क डीपी से कैंसिल हो जाएगा? हो जाएगा ना यहाँ से? ओके, बताओ क्या क्या बचा है हमारे पास, बोलो। μ1 u, μ2 v, μ2 माइनस μ1। लास्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इसके बाद मोस्टली सब लोग रॉन्ग कर देते हैं, ध्यान देना। बताओ v वाला डिस्टेंस क्या पोल के राइट में है कि लेफ्ट में? पोल के राइट में। पोल एक्सिस याद है ना? अरे एक्स वाई एक्सिस में इसको हम लोग पॉजिटिव एक्स लेते हैं, इसको पॉजिटिव वाई लेते हैं, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई, यही तो साइन कन्वेंशन है। ये इसको पोल एज्यूम कर लो, पोल के राइट में डिस्टेंस प्लस, तो v वाला डिस्टेंस कैसे आएगा? प्लस। v वाला डिस्टेंस कैसे आएगा? प्लस में। u चेक करो, u क्या u वाला डिस्टेंस पोल के लेफ्ट में है? और पोल के लेफ्ट में डिस्टेंस क्या होता है? करेक्ट, तो यहां पे क्या आएगा? माइनस साइन, समझा? अचानक से नहीं लिख दिया वहां पे मैंने, है उसका रीजन है हमारे पास। एक और r चेक करो, r क्या r वाला डिस्टेंस पोल के राइट में है? और पोल के राइट का डिस्टेंस तो प्लस होता है, तो प्लस लिखने का कोई मतलब नहीं, फिर भी चलो तुम्हारे लिए समझ में आया कि हाँ यहाँ पे मैंने साइन कन्वेंशन यूज किया था, ऐसा याद आएगा। ओके चलो, तो अब एक सिस्टमैटिक वे में लिख देते हैं और यही हमारा लास्ट फाइनल आंसर है। चलो फटाफट लिख देते हैं। ओके, मैथ्स आता रहेगा, पहले प्लस लिखते हैं फिर माइनस लिखते हैं, इतना मालूम है? ओके, बताओ दोनों में से प्लस कौन सा है? v। तो क्या मैं μ2 बाय v लिखूं? आर्क डीपी लिखूं? कैंसिल हो गया है वो पूरा, आर्क डीपी कैंसिल कर दिया मैंने, प्लस लिख दिया है। अब माइनस लिखूं? बोलो माइनस में कौन है? μ1 बाय u ना, माइनस में कौन है? μ1 बाय u, राइट है ना? राइट है। इक्वल टू बोलो μ2 माइनस μ1 बाय r, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ये जो मैंने बनाया है, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल कर्व्ड सरफेस। समझ में आया? ये है मेन रिक्वायर्ड हमारा एक्सप्रेशन। ये कहां से बनाया हमने? फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल कर्व्ड सरफेस, उसके लिए ये इक्वेशन एकदम वैलिड है। समझ में आया? लास्ट में मैंने माइनस साइन अचानक से नहीं डाल दिया उधर, ऐसे नहीं लिख दिया है, उसका रीजन है हमने यहाँ पे यूज किया है साइन कन्वेंशन। बोलना है तो लास्ट में बताओ, अगर करना है तो स्टार्टिंग से लेके चलोगे तो भी चलेगा। समझा कैसा है? यहाँ पे रीजन है माइनस साइन का, माइनस साइन का रीजन क्या है? साइन कन्वेंशन। समझा? तो आई थिंक आपको क्लियर समझ में आ गया। डायग्राम एकदम रेडी हमारे लिए, डायग्राम क्लियर है, कंस्ट्रक्शन भी A to Z एकदम प्रॉपर्ली देखा है हमने। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सबसे पहले स्नेल्स लॉ लगाया, राइट? स्नेल्स लॉ लगाने के बाद हमने I और R निकालने के लिए एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाया, राइट? और एक बार एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से IR मिल गया, उसको पुट कर दिया, इक्वेशन बनाया। इक्वेशन में देखा अरे हमारे पास यहाँ पे अल्फा बीटा और डेल्टा नहीं है, तो अलग अलग ट्रायंगल में आके मैंने अल्फा बीटा डेल्टा निकाल दिया और लास्ट में आके पुट कर दिया, कट वट करके साइन कन्वेंशन लगा के आंसर आ गया। समझा? आंसर याद रहेगा? याद कर लो, आगे वाली इक्वेशन में लगेगा μ2 बाय v बराबर माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r, राइट है? ओके, थैंक यू।